जय हिंद साथियों। आज की क्लास में परमाणु संरचना का यह तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले दो पार्ट इस पर जो है सो परमाणु संरचना पर दो क्लास ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इसको देखिए फिर से, तब जा करके आप देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज़ों को समझ में पा रहे हैं आप इस चीज़ों को। साथ ही साथ हम बता दें कि यह क्लास जो है सो आप लोगों के लिए जो बिहार दरोगा की जो वैकेंसी निकला हुआ था 1275 सीटों पर, उस 1275 सीटों की जो है सो फॉर्म फिलअप तो समाप्त हो गया था। अब 17 तारीख से जो है सो 17 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होना प्रारंभ होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए जो है इस क्लास को लिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट बिहार एसआई की तैयारी करने वाले, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो आप लोग जो है सो पूरा एकदम कंसंस हो जाए इस वीडियो को लेकर के, इस क्लास को लेकर के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री का पूछा जाता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को भी मिलता है एग्जाम में, और हम जो है सो आपको हर एक चीज़ों को समझाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि परमाणु संरचना से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका एक भी छूटेगा क्वेश्चन नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक आप लोग जो है सो जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले 3 वीडियो को हमने अपलोड कर दिए थे, उसमें जो है सो परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने बता दिए थे। साथ ही साथ इसमें देखिएगा तो हमने और भी सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे, जैसे परमाणु के मूलकण कौन कौन से होते हैं। तो पहला और दूसरा पार्ट को अगर आप देखिएगा ना तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में समझाए हुए हैं, वहाँ से आपको जो है सो सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिल जाएगा। आज जो है सो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा इस पर भी हमने क्लास जो है सो बहुत अच्छे से लिए हुए थे, जिसमें बताए हुए थे कि रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, इसको हमने बहुत ही अच्छे से बारीकी ढंग से आपको समझाए थे। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि पार्ट 1 और 2 इसको आप लोग जो है सो जरूर देख लीजिएगा परमाणु संरचना का। इससे पहले भी 1, 2, 3 जो है अपलोड हो चुका है, लेकिन वो जो है सो हमारे आसपास के पदार्थों पर जो है सो क्लास लिया गया है, तो उस चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखिए आपके लिए आज की क्लास जो है सो यहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि परमाणु संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, परमाणु की जो संख्या है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में जो है सो आज की क्लास मुख्य रूप से होने वाला है। और इसलिए हमने शुरू में ही बता दिए कि आज की क्लास जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन जो है सो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा और 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो आप 100% इसको जो है सो सॉल्व करके आएंगे, बना करके आएंगे। इसलिए मैंने आपसे गारंटी भी लिए हैं कि अगर यहाँ से पूछा जाता है तो आप जो है इस क्वेश्चन को श्योर ही बना पाएंगे। समझ गए ना? तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं कि परमाणु संख्या है परमाणु क्रमांक, इसी को हम इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहता है। अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे, फिर समझेंगे कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे निकाला जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि परमाणु संख्या क्या होती है, यानी परमाणु क्रमांक कितना किसका होता है, किस जो है सो तत्व की कितनी परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा कि मोस्ले ने जो है सो इसकी खोज कर दिया था। किसका? तो परमाणु संख्या की खोज किसने किया था? तो मोस्ले ने किया था। तो पहला पॉइंट यहाँ से आपको यही ध्यान में रखना है कि परमाणु संख्या की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो मोस्ले किया था। और इसको संकेत में हम लोग जेड से सूचित करते हैं। अल्फाबेट जो होती है ए से लेकर के जेड तक, उसकी सबसे लास्ट का जो अक्षर होती है जेड, उस जेड से ही हम लोग जो है सो परमाणु संख्या को सूचित करते हैं। परमाणु संख्या, समझ गए ना? इसी को हम लोग जो है सो परमाणु संख्या बोलते हैं। जेड से जो अगर सूचित कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप लोग कि वो क्या है? तो परमाणु संख्या है। क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। फिर कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब यहाँ से आपको प्रश्न समझना है कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो परमाणु क्रमांक के लिए बताना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होती है ना, प्रोटॉन की संख्या, फॉर एग्जाम्पल अगर यह एक परमाणु है तो इस परमाणु के नाभिक में, नाभिक तो इसके बीच में सेंटर होता है, अब इस सेंटर में कितना परमाणु है, इस सेंटर में कितना परमाणु है, इस परमाणु को ही, परमाणु की संख्या को ही क्या कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक इसी को कहते हैं, ध्यान में रखना है। क्योंकि परमाणु क्रमांक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला तो यही हमारा समस्या है और इसी को समझना जरूरी था, जिसे आपने समझ लिए।
फिर देखिए परमाणु क्रमांक जो होती है ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा में देखे हैं तो परिभाषा में यही कहता है कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु कहते हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या को जेड से सूचित किए और यह जो है सो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो मतलब जेड बराबर पी कह सकते हैं। और यह क्या होता है पी, तो पी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की बराबर होता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला अगर हम डिराइव कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा, परमाणु क्रमांक का ये फॉर्मूला निकल गया है। इस फॉर्मूले के आधार पर अभी आपको सिखाएंगे कि प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है और परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। सभी चीज़ों के बारे में हम जैसे न्यूमेरिकल के तौर पे आपको सिखाने वाले हैं। तो फॉर्मूला आपने समझ लिया परमाणु क्रमांक का क्या होता है, तो जेड बराबर पी बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉन ये तीनों की तीनों जो है सो आपस में बराबर होता है। लेकिन एक चीज़ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा कि परमाणु क्रमांक जो है ये हर हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा और यह प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए हम इस तीनों को बराबर कर दिए। लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि क्या प्रोटॉन की संख्या जेड जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, तो आपको बताना है यह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो परमाणु संख्या जो आप देख रहे हैं ये पहले प्रोटॉन के बराबर होगा, पहले किसके बराबर होगा, प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको इनडायरेक्टली इक्वल कहेंगे, डायरेक्टली इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमेशा इक्वल इसके बराबर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ते घटते रहता है, इसलिए ये परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉन के बराबर ना समझ के प्रोटॉन की संख्या के बराबर समझा जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से उसी चीज़ को बताया गया है कि भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं माना जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता और बढ़ता रहता है। यही बात हमने अभी आपको इतनी देर से समझा रहे हैं कि जेड हमेशा किसके बराबर होगा, तो पी के बराबर होगा, और पी इलेक्ट्रॉन के बराबर होने के नाते इस तीनों बराबर होता है। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या जेड ई के बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं होता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। और कैसा आपको क्लास लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए हमने शुरुआती दौर में आपसे वादा किए हैं कि इस क्लास को अगर आप पूरे देख लेते हैं ना, तो यकीन मानिए इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है सो नहीं छूटने वाला है। और यह बिहार एसआई बिहार दरोगा के एग्जाम को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए इस क्लास को ड्राइव किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है इस क्लास को शेयर भी करते जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो एग्जाम से पहले इस चीज़ को देख सके, समझ सके, और उसकी जो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। समझिए आगे, किसी उदासीन परमाणु के लिए क्या कहते हैं कि जेड बराबर पी बराबर ई होता है। ये फॉर्मूला हमने अभी आपको समझा ही दिए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। जैसे कि इसमें देखिए और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे इस परमाणु के लिए फॉर्मूला तो ये हो गया, अब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाएगा। जैसे इसके लिए अगर हम एक पेज स्लाइड ले लें, या फिर इसी में देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सोडियम में क्या है, तो तत्व है, और तत्व में भी क्या है, तो यह एक धातु है। इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होती है, और इसकी परमाणु भार जो होती है वो 23 होती है। ऊपर में जो लिख रहे हैं इसको हम द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान भार या द्रव्यमान कह देंगे, है ना। और नीचे में जो आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ों को आपको समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, या फिर पढ़ने भी आता है तो समझ में नहीं आता है कि 11 क्या हुआ और 23 क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज़ों को आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो है सो ऊपर में अगर माथा पर टीकी पर अगर लिखा रहा है किसी तत्व के, तो ये द्रव्यमान हो जाती है, उसकी भार हो जाती है, और नीचे में सफिक्स में जो अगर लग रहा है नंबर, तो उसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। क्या ये दो बात आप लोगों को समझ में आ गया ना? चीज़ों को बढ़िया से समझना है। अब उसके बाद देखिए, यह जब परमाणु भार हुआ, ये परमाणु संख्या हुआ, तो परमाणु संख्या को ही हमने बोले थे जेड, तो ये हो गया जेड का मान कितना, 11। जेड का मान कितना हो जाएगा, 11। अब इसी में जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका भार कितना हुआ, तो ये हुआ भार, और भार को हम कैपिटल ए से सूचित करते हैं। ये आगे आपको इसी वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ए का मान हो जाएगा 23 हो जाएगा इसका भार। तो दो चीज़ आपने यहाँ से इस क्वेश्चन को ही देख करके समझ सकते हैं कि इसकी परमाणु संख्या कितना है और परमाणु भार कितना है। अब उसके बाद इसमें प्रोटॉन की संख्या पूछा जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो पी के बराबर होती है। यानी कि परमाणु संख्या जो है वो पी के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर परमाणु संख्या 11 हो गया तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन भी कितना हो गया, 11 हो गया। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसमें कह सकते हैं कि पी बराबर जेड बराबर
जो है सो 11। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि P जो है सो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z का मान भी 11, P का मान भी 11 और इलेक्ट्रॉन E का मान भी कितना हो जाएगा, तो 11। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Z 11, P 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, तो 11 11 आ चुका है। तो क्या आपने इस चीज़ को समझ लिए? चलिए इसको हम एक और दूसरे से जो है सो नए पेज पर नए स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश से कर रहे हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक न्यू पेज ही ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हम देखते हैं इसको। जैसे कि अभी हमने आपको जस्ट समझाया है कि सोडियम, एक सेकंड इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए इसी में समझिएगा। इसमें जैसे कि हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम, एक सेकंड, सोडियम अगर हमने ले लिया तो सोडियम के बारे में अभी जस्ट हमने बताया, इसकी परमाणु संख्या कितना है, 11 और परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 23। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। जबकि ऊपर वाले जो होता है इसको हमने बताया है कि अभी इसको द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान यानी कि इसकी भार होती है, इसी को हम भार भी कहते हैं। तो ये हो गया इसका भार। और नीचे में जो नंबर लिखा हुआ रहता है ये इसकी क्या होती है, तो परमाणु संख्या होती है। ये क्या होता है, तो परमाणु संख्या होती है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना। इस परमाणु संख्या को हम लोग Z से सूचित करते हैं और परमाणु भार जो होती है उसको हम कैपिटल A से सूचित करते हैं। क्लियर? अब यहाँ से इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक मान कितना है, एक मान बताइए, यानी कि इस तत्व की जो परमाणु की जो भार है वो कितना है, फिर परमाणु की संख्या कितना है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या कितना है, इसमें पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इसमें पूछा जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। तो हालांकि न्यूट्रॉन का फॉर्मूला अभी तक हमने आपको नहीं बताया है, इसलिए इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। फिर भी हम अपनी ओर से डायरेक्ट इसका जवाब देते हैं और इसी क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। उसका एक बेसिक पूरा जो थ्योरी है, थ्योरी बेस पे हम इसको सिखाएंगे। फिलहाल देखिएगा, इसमें परमाणु भार के कॉन्सेप्ट अगर पूछा जा रहा है हमसे, तो परमाणु भार हमने बताए थे कि ऊपर में जो रहता है इसी को हम लोग परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जो कि डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। तो ये तो आपने डायरेक्ट सीख गए। फिर नीचे बताया है कि यह जो लिखा हुआ रहता है सफिक्स में, इसी को परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये आपका 11 हो जाएगा। क्लियर? प्रोटॉन जो होती है वो Z के बराबर होती है, तो इस हिसाब से ये भी 11 हो जाएगा। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो ये भी 11 हो जाएगा। तो ये चार चीज़ें आपने सीख ली है। बच गया क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि न्यूट्रॉन की जो फॉर्मूला होती है वो कैपिटल A-Z होती है, कैपिटल A-Z होती है। मतलब क्या, परमाणु भार में से यदि परमाणु संख्या को हम घटा देते हैं तो जो बचता है वही क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 23, A का मान कितना है, परमाणु भार के मान कितना है, तो 23। फिर परमाणु क्रमांक का मान कितना है, तो 11। अब 23 में से 11 घटा दीजिए, 23 में से 11 क्या करते हैं, घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। मतलब सोडियम में जो परमाणु इसकी जो नाभिक में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको समझ लेना है। क्या बात समझ में आया? चलिए एक और पेज लेते हैं और दूसरे चीज़ों को इसमें सीखते हैं। जैसे कि हमने ले लिए कैल्शियम। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होता है 20 होती है और परमाणु भार जो होती है वो 40 होता है। अब जब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा A का मान कितना होता है, Z का मान कितना होता है, P का मान कितना होता है, E का मान कितना होता है, और साथ ही साथ N का मान पूछा जाएगा। तो N के फॉर्मूला हमने जस्ट अभी बताया है कि A-Z होता है, A-Z होता है। अब निकालिए यहाँ से A का मान, देखिए ऊपर में जो होती है वही परमाणु भार होता है, तो इसका हो जाएगा 40। Z जो होती है इसकी परमाणु क्रमांक होता है जो कि यहाँ पर 20 दिया हुआ है। प्रोटॉन जो होती है वो Z के बराबर यानी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो ये भी 20। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये भी 20। इस प्रकार से आपने इस चीज़ों को देख लिए। अब N याद करने के लिए आप यहाँ पर क्या रख लिए, A का मान 40 और Z का मान 20 और घट के बच जाएगा 20। तो इस प्रकार से आपने क्या देखे कि इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कितना है, तो 20 है। क्या बात समझ में आ रहा है इस चीज़ों को? इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे जो है सो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस क्लास को आप मिस ना करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि इस क्लास को करके आप जो है सो बहुत ही कम समय में अच्छे स्कोरिंग एग्जाम में कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड इस पर किया जाएगा तो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचा रहेगा वीडियो, और आप जो है सो अपनी तैयारी की दिन दुनी रात चौगुनी कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए ना? तो चलिए हम फिर चलते हैं अपनी कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सारा बात होगा, तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है बारीकी ढंग से, हर एक चीज़ को समझना है। हम हर एक चीज़ को समझाने की एकदम पूरी अपनी ओर से जो है सो क्षमता लगा करके, एफर्ट करके हम आपको समझाने की प्रयास
करते रहते हैं। तो समझिए इस चीज़ों को। यहाँ पे आपको अब क्या समझना है, ये तो आपने सभी चीज़ों को समझ लिए। एक सेकंड, इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर ले। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आयन। आयन क्या होता है? तो आयन के बारे में बताना है कि वैसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कुछ निकल गया हो, इलेक्ट्रॉन या तो कुछ बाहर निकल गया हो या फिर बाहर से अंदर आ गया हो, आयन कहलाता है। और आयन पर जो होती है वो आवेश उत्पन्न होती है, मतलब प्लस का चिन्ह लग जाए या फिर माइनस का चिन्ह लग जाए, इसी को आयन कहते हैं। जैसे कि अगर हम सोडियम लिख रहे हैं तो सोडियम के ऊपर अगर हमने एक प्लस का चिन्ह लगा दिए तो ये प्लस जो है इसी को क्या कहते हैं? आयन। और प्लस है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। क्या कहेंगे? धनायन। ये धनायन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमने क्लोरीन लिखा है, क्लोरीन पर माइनस चिन्ह लगा दिए तो ये भी आयन है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऋणायन कहेंगे, ऋणायन। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से इसको आयन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आयन क्या होता है और धनायन और ऋणायन क्या होता है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गया हो और इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर से आ गया हो तो उसी को आयन कहते हैं, और आयन पर आवेश उत्पन्न होती है। साथ ही साथ इसमें यह भी समझना है कि इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धन आवेश होती है और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर ऋण आवेश होती है। मतलब ये समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सोडियम जैसे है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग कर रहा है, मान लेते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, मान लिए, क्योंकि P बराबर E होता है, प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना, Z का मान कितना है इसका, तो 11 है, तो P का मान भी 11 और इलेक्ट्रॉन के मान भी 11। तो इस प्रकार से हमने मान लिया कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 11 है। अब इस 11 में से क्या करेगा? एक धनायन का मतलब ये समझना है कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्व में था 11, और 11 में से एक को त्याग कर दिया, तो मतलब ये हो जाएगा 11 - 1 बराबर 10। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगा वो 20 बचेगा। समझ में आ गया ना? तो ये समझ लेना है कि अगर त्याग कर रहा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। मतलब ये समझ लिए, आपने गए मेला घूमने के लिए, तो मेला घूमने के लिए गए, आपके पास 100 रुपया अगर पॉकेट में आपका अपना है तो आपके मन में एक अलग ही प्रकार का ख्वाब रहेगा कि हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास ये है, हम ये खरीद सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, है ना। किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 रुपया है, तो उसको जो है सो मेला में जाने के बाद उसका अलग ही रुतबा रहता है, और जहाँ भी जाता है झूला झूल रहा है ना, उसके बाद जो है सो किसी होटल में बैठ के एकदम खाना पे खाना खाए जा रहे हैं, होटल का एंजॉय लिए जा रहे हैं, तो उसकी अलग एक ख्वाब होती है। लेकिन इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि 10,000 रुपया है, अगर उसने 1000 रुपया के वीडियो बना लिया, खाना खा लिया, तो वो 10,000 तो निकला, लेकिन यह इसके पास अपना पैसा था, बपुटी था, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? धनायन कहेंगे। लेकिन अगर मान लेते कोई बेचारा 100 ही रुपया उस रखा हुआ है, लेकिन वो उसका अपना पैसा नहीं है, वो किसी दूसरे से लेकर के रखा हुआ है, तो यह जो है सो लेने के बाद इसके पास पैसा तो जरूर आया, कुछ तो आमदनी हुआ, लेकिन यह आमदनी कैसा है? तो ध्यान ऋणात्मक है, क्योंकि दूसरे से कर्ज लेकर के रखा हुआ है, तो इसका अपना पैसा नहीं है, इसलिए इस पर कौन सी आयन लग जाएगा? तो ऋणायन लग जाएगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आपको समझना था। चलिए अब आगे की ओर बातें हम करते हैं। इसमें देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से समझिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिए हैं कि सोडियम अगर 11 है और इस पर एक धनायन लग गया है, और तब कहेगा इसका जो है सो इलेक्ट्रॉन Z कितना होगा? तो Z तो आपको फिक्स्ड रहता है, 11 ही रहेगा। अब प्रोटॉन कितना रहेगा? तो प्रोटॉन भी आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में ही आपको क्या करना होगा? 11 में से एक धनायन। यहाँ पर एक धनायन का मतलब एगो जो इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग किया, तो त्याग किया था अपने पास से समूह में से एगो को निकाल कर बाहर फेंका, तो बाहर फेंका तो क्या मतलब? घटाना होगा। 11 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बचा हुआ है? 11 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। बाकी इसका PDF तो हम आपको दे ही देंगे, अवेलेबल करा ही देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए, कैल्शियम के बारे में अगर हम देखना चाहें तो कैल्शियम के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दें। कैल्शियम जो होती है वो 20, और इस पर प्लस धनायन 2 बार अगर है तो 2 बार का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो मतलब Z तो फिक्स्ड रहेगा, 20 का 20 ही रहेगा, और प्रोटॉन भी कितना रहेगा? 20 का 20 ही रहेगा।
लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें घट जाएगा। 20 माइनस जितना प्लस है उतना ही यहाँ पे घट जाएगा, 2 बार प्लस है तो 2 यहाँ से घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 18 बचेगा। तो यही 18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है। समझ रहे हैं ना। क्लोरीन में जैसे देखिए एगो माइनस लगा हुआ है, क्लोरीन में क्या है, माइनस लगा हुआ, तो Cl और माइनस Cl, इसकी जो परमाणु संख्या जो होती है वो 17 होती है, परमाणु संख्या 17 होती है। अब यहाँ से इसमें जब पूछा जाएगा तो Z कितना है, तो Z इसमें हो जाएगा 17, Z कितना हो जाएगा 17, P कितना हो जाएगा, P भी हो जाएगा 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, तो 17 और +1 हो जाएगा, +1, क्योंकि एक यहाँ पर धनायन जो है उसने क्या किया है, दूसरे से लिया है, दूसरे से क्या किया है, लिया है, अपने पास लिया है, तो लिया है तो उसमें एक जुट जाता है, तो जुट जाएगा तो 12 1 13 हो जाएगा, सॉरी 17 था ना, सॉरी 17 था, तो 17 और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा वो 18 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको इसमें इसी प्रकार से समझना है कि अगर यहाँ पर शॉर्ट में ट्रिक बनाना चाहे ना, तो जो माइनस रहेगा उसको उल्टा करके प्लस कर दो, और जो प्लस रहेगा उसके बदले में माइनस कर दो, बस इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकल जाएगा। बस कुछ झमेला ही, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। ऐसे करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या इतनी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आ गया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपना रिस्पांस दीजिए, क्योंकि आपके एक रिस्पांस देने से हमें जो है सो मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हमें इस काम को करने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। हमें लगता है कि हम अपने देश के बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, हम अपने देश के बच्चों को कुछ अपनी ओर से ज्ञान दे रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, क्योंकि शिक्षा दान करने का चीज़ होता है, और शिक्षा दान ही सर्वोपरि दान होती है, जो कि हम अपनी ओर से पूरा मेहनत करके आप लोगों को शिक्षा दान के रूप में दान किए जा रहे हैं। और आपको जो है सो बस इतना ही करना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, किसी ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम हमेशा बना के डालते रहते हैं और आपके लिए हमेशा ये वीडियो को लाते रहते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगले पार्ट में हम इसको सम इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करेंगे, द्रव्यमान भार या परमाणु भार क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले। परमाणु भार के बारे में तो वैसे हमने बता दिए, फिर भी और इसको डिटेल में अच्छे से और भी अच्छे से समझाएंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार आप लोगों को बेसब्री से करना है, कमेंट पे कमेंट करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो को प्यार देते हैं और इस काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलता है फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।